प्रणाम दोस्तों। तो आज के वीडियो में एक ऐसी बुक की चर्चा करूंगा जो मैंने ऐसे रैंडमली उठा ली थी। कभी कभी होता है ना कि कोई सेल चल रही होती है और आप ऐसी कोई बुक पिक कर लेते हैं जो आपको सजेशन में आती है। तो वैसी एक बुक थी जो मैंने पिक कर ली थी। हमेशा क्या होता है, मैं अपनी वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग करता हूं, पर इस बुक के लिए मुझे कुछ स्क्रिप्टिंग भी सूझ नहीं रही थी। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, जो कि बुक है सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई 3000 स्टिचेस। 3000 स्टिचेस 2017 में यह बुक प्रकाशित हुई थी। सुधा मूर्ति जी को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, हो सकता है। तो बता दूं कि इन्फोसिस, ये तो सबने सुना होगा, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। और फिलहाल इन्फोसिस और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा ट्रबल भी चल रहा है, जो उनके बग प्रॉब्लम है इनकम टैक्स की साइड पे, तो वो भी इस समय चर्चा में है। हालांकि उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई ये बुक 3000 स्टिचेस पे। सुधा मूर्ति जी नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी है। इन्फोसिस फाउंडेशन जो है उसकी चेयरपर्सन है हमारी सुधा मूर्ति जी। साथ ही साथ ये कन्नडा और इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारी किताबें लिखती हैं, कई सारी फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों के लिए इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। मैंने इनकी ये पहली ही किताब पढ़ी है और इसको पढ़ के तो मुझे काफी मजा आया। मैंने अभी तक इनको कभी पढ़ा नहीं था और इसी उद्देश्य से मैंने ये किताब ली थी। तो आइए थोड़ा इसकी किताब के बारे में चर्चा करते हैं। 3000 स्टिचेस ये एक नॉन फिक्शन नॉवेल है। इसकी स्टोरी में सुधा मूर्ति जी ने 11 अलग अलग अपने जीवन से जुड़ी कहानियां लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, जिस पर ये किताब चर्चा करती है। जो मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। इसका पहला चैप्टर है 3000 स्टिचेस, जो कि इसका टाइटल भी है और इसका बुक का पहला चैप्टर भी है। 3000 स्टिचेस जो ये चैप्टर है, उसमें वो देवदासियों की मदद करती है, उन 3000 लोगों की मदद करती हैं, 3000 औरतों की मदद करती हैं जो कि देह व्यापार में जुड़ी होती हैं। उनको वहां से निकाल के एक अच्छी जगह लगाती हैं सुधा मूर्ति जी। और फिर जब वो एक अच्छी जगह सेटल हो जाती हैं, 3000 लोग, वो जो होती हैं देवदासियां जो देह व्यापार करती हैं, तो वो उन्हें एक 3000 स्टिचेस का एक पेट शीट गिफ्ट करती हैं। तो उसी का ये टाइटल है 3000 स्टिचेस। इसका भी टाइटल है और इसके पहले चैप्टर का भी टाइटल है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है हाउ टू बीट द बॉयज। हाउ टू बीट द बॉयज जो सेकंड चैप्टर है, उसमें वो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें बताती हैं। उन्होंने जब इंजीनियरिंग की थी, उस समय 70s, आई थिंक 60-70s का जमाना था। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां तो ना ही थी, यहां तक कि अपने बैच में सिर्फ इकलौती लड़कियां थी। ना उस समय वहां पे लेडीज टॉयलेट था, ना हॉस्टल था लड़कियों के लिए। और ये ऐसी माहौल में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग क्लियर की। और कैसे ये बॉयज के उस समय शरारतें जो वो लोग करते थे या रैगिंग करते थे, उससे कैसे आगे निकली और कैसे इकलौती लड़की होने के बावजूद इन्होंने अच्छे मार्क्स किए, कैसे फ्रेंड बनाए और वो कैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में रही, ये इस चैप्टर में चर्चा करती हैं। तीसरा है फूड फॉर थॉट्स, और ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। फूड फॉर थॉट्स में ऐसी बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगे जो शायद मेरे हिसाब से आपको नहीं पता होंगी। जैसे कि क्या आपको पता है कि टमाटर इंडियन फूड है या बाहर का फूड है? और इस स्टोरी में इन्होंने मतलब जिस हिसाब से बताया है, तो उस हिसाब से लगता है, सही बात है, कि कुछ शोधों में ये लगता है कि टमाटर सबसे पहले मैक्सिको में पाया गया था। और जब कॉलोनियल सिस्टम था इंडिया में, जब वहां बहुत सारे लोग अंग्रेज यहाँ वहां राज करने लगे थे, तब उनके जमाने में बहुत सारे फूड्स यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद यहाँ उनकी उपज होने लगी और फिर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो ऐसे कई सारे फूड्स हैं जिनको आपको लगता होगा कि ये इंडियन फूड है, लेकिन चूंकि वो इंडियन फूड नहीं है। तो ये आपको बहुत जानने मिलेगा और मेरा ये सबसे फेवरेट चैप्टर है। उसके बाद चौथा चैप्टर है 3 हैंडफुल ऑफ वाटर। इसमें वो अपनी दादी या नानी, आई थिंक, कहानी सुनाती हैं उनकी, कि उस समय कैसे होता था कि काशी जाना काफी दिक्कत भरा होता था। ये इस समय साउथ में रहती थी
तो वहां से कर्नाटका से वहां जाना काफी दिक्कत भरा होता था, काफी लंबा सफर होता था। उस समय ट्रेन का सफर भी 3-4 दिन का होता था और कई सारी दिक्कतें होती थी, चोरी वोरी भी हो जाती थी, लोग उतना सफर नहीं कर पाते थे। तो उनकी दादी का या नानी का, मैं ये श्योर नहीं हूं, उनका सपना होता है कि वो एक बार गंगा में स्नान करें। हालांकि वो कर नहीं पाती हैं और सुधा मूर्ति जी को जब एक अवसर मिलता है वहां पर गंगा जी में स्नान करने का, तो वो अपना एक्सपीरियंस वहां पे बताती हैं। उसके बाद 5वां चैप्टर है कैटल क्लास। कैटल क्लास में वो अपनी एक घटना के बारे में बताती हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्चुअल होता है। कैटल क्लास में वो बताती हैं कि कैसे वो एयरपोर्ट पे जब वेट करती होती हैं प्लेन का, और एयरपोर्ट पे होता है एक बिजनेस क्लास, एक होता है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास एयरप्लेन में थोड़ा चीपर होता है और बिजनेस क्लास महंगा होता है। अब इन्होंने उतने डिसेंट कपड़े नहीं पहने होते हैं और इनके पास हालांकि बिजनेस क्लास का टिकट होता है, तो ये बिजनेस क्लास की लाइन में लग जाती हैं। और 2 औरतें इनको कहती हैं कि ये बड़े लोगों के लिए, मतलब उच्च दर्जों के लिए है, इकोनॉमी क्लास की आप लग रही हैं तो आप दूसरी लाइन में लगिए, जबकि इनके पास बिजनेस क्लास का टिकट भी होता है। तो उस घटना के बारे में वो बताती हैं कि कैसे लोग आपको जज कर देते हैं आपके कपड़ों के, रूप रंग के आधार पर। और कुछ समय बाद वही 2 औरतें इन्हीं के फाउंडेशन में इनसे पैसा मांगने आती हैं। तो ये घटना ये बताती हैं। उसके बाद 6ठा चैप्टर है ए लाइफ अनरिटन। इसमें वो अपने पिताजी की एक स्टोरी बताती हैं कि वो कैसे एक डॉक्टर थे और उनके जीवन में जो घटना हुई थी, और फिर वो घटना रिवाइंड होके कुछ समय बाद होती है। थोड़ा फिल्मी लगता है लेकिन ऐसा ही है, और ये काफी अच्छा चैप्टर है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 7th जो चैप्टर है नो प्लेस लाइक अ होम, उसमें वो मिडिल ईस्ट में जो औरतें फंस जाती हैं, यहां से काम करने जाती हैं किसी न किसी बहाने, और वहां पे वो फांस ली जाती हैं और उनको कैसे वो मदद करके वापस अपने देश लाती हैं, उनकी कहानी इस चैप्टर में आपको देखने मिली। 8वें चैप्टर में ए पावरफुल एम्बेसडर, उस पर वो चर्चा करती हैं कि कैसे बॉलीवुड का क्रेज देश के बाहर भी कितना है। वो अपनी इस पे कई सारी विदेश यात्राओं पर चर्चा करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उनको अलग अलग जगह पे कैसे बॉलीवुड के द्वारा थोड़ा फेवर मिला, किसी रेस्टोरेंट में या किसी जगह आने जाने में या कुछ चीज आसानी से करने में। क्योंकि बॉलीवुड एक और बहुत बड़ी फैन भी है वो बॉलीवुड की, उन्होंने कई सारी मूवीज कई बार देखी हैं और उनके लेखन में भी बॉलीवुड की झलक दिखती है कि कुछ उनकी स्टाइल एकदम बॉलीवुड टाइप ड्रामेटिक लगती है और ये काफी अच्छा लगता है। और कई विदेशों में भी बॉलीवुड का कितना क्रेज है वो भी इस पे बताती हैं वो। 9th जो चैप्टर है वो रासलीला एंड द स्विमिंग पूल में वो पहले अपने पोतों को राधा कृष्ण की कहानी सुनाती हैं जो उनके गांव में चलती थी पहले, और फिर उनके पोते पोती कैसे उस राधा कृष्ण की लीला को एक नई जनरेशन के आधार पर समझाते हैं, वो इसमें है और वो काफी अच्छा है। ए डे इन इन्फोसिस फाउंडेशन ये 10th चैप्टर है, जिसमें वो बताती हैं कि वो कैसे, उनके पास सब कुछ है, इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है कि उनको एक दिन भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन कैसे वो सिर्फ सेवा के लिए पूरा दिन इन्फोसिस फाउंडेशन को देती हैं और कैसे वो पूरा दिन बिजी रहती हैं, कैसे वो मनी अलॉट करती हैं लोगों को और कैसे सेवा करती हैं, ये उसमें उन्होंने बताया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी है और जानबूझ के आपको टाइम नहीं दे रहा है। ऐसा ही उनके साथ होता है जब उनके एक मित्र का फोन आता है और वो कहती हैं कि आप मेरे किसी रिश्तेदार के बर्थडे में उनको इनवाइट करती हैं और वो कहती हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तो वो कहती हैं कि भैया आपको कितना काम है, तो इसीलिए वो उनको लेके जाती हैं अपने मित्र को अपने ऑफिस में और एक दिन उनके साथ पूरा वो दिखाती हैं कि कैसे उनका टाइम बिजी होता है, और उसके बाद उनके मित्र को एहसास होता है कि हाँ, कि सेवा कैसे ये कर रही हैं और इसलिए नहीं आ सकती। और इसका अंतिम चैप्टर है जो 11th चैप्टर है आई कांट वी कैन में, वो एक लड़की की कैसे मदद करती है आगे बढ़ने में, जो एक नर्वस लड़की होती है, और साथ ही साथ वो बताती हैं कि कोई भी चीज एक साथ हो सकती है, अकेले नहीं हो सकती। तो इसमें भी कई सारी बातें हैं। तो ये टोटल 11 चैप्टर है जो कि उनकी 11 अलग अलग लाइफ से जुड़ी यादें हैं जो जहां जहां हुई हैं।
और जो कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ी ड्रामेटिक लग जाएगी, फिल्मी लग जाएगी, लेकिन ये स्टोरीज काफी अच्छी हैं। और सुधा मूर्ति जी को मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था और ये पहली बार पढ़ा है, और उनकी राइटिंग से मैं काफी इम्प्रेस हुआ। सो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में अगर आपने सुधा मूर्ति को स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी है और बहुत सारी उनकी बुक पढ़ी होंगी तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो काफी अच्छा उन्होंने लिखा है, काफी सिंपली लिखा है, थोड़ा ड्रामेटिक लगती है कहानियां, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी हैं, और कुछ कुछ कहानियां आपको इंस्पायर करने पर मजबूर भी करेंगी। तो आप मेरे हिसाब से आपको ये अवश्य पढ़ना चाहिए। और सुधा मूर्ति के मैंने ये बुक पढ़ के मैं सुधा मूर्ति जी की पर्सनालिटी से पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूँ। तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हैं, और सुधा मूर्ति के बारे में तो कई सारी जानकारी आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।